So here I'm trying to help you out with the concept of heredity and evolution. Okay, so here comes the definition of heredity: the phenomenon of inheritance from parents to offsprings or progeny. One mark. Okay, whereas evolution is the process by which a new living organism is developed from an older organism gradually over a longer period of time. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये दो Grammarly does more than catch errors. विदाउट एनी पार्टनर तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ। ठीक है, तो ये दो चिल्ड्रन आप बोल सकते हो या ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी उसने बनाए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो चाइल्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ आप देख सकते हो इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट जैसी है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप देखो, एक प्रॉपर्टी ये जो है उसकी वो अलग हो गई पेरेंट से, एक प्रॉपर्टी अलग हो गई, ज्यादातर सेम है बट एक प्रॉपर्टी अलग हो गई। वैसे आप इसको भी देखोगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसके पेरेंट जैसी है, पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी जो है आप देखो यहाँ पे अलग हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पहले वाले जनरेशन जैसी होती है लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो वैसे ही जैसे आप आपकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है। ठीक है, आपके दो आंखें हैं, आपके पेरेंट्स की भी दो आंखें हैं, आपके दो कान है, आपके पेरेंट्स के भी दो कान है, आपके दो हाथ है, दो पैर है, आपके पेरेंट्स के भी वैसे, आपके अंदर एक हार्ट है, दो किडनी है, एक लीवर है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके आपके पेरेंट्स जैसी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस। आपका कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके पेरेंट्स से, आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो सकती है, सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खासकर एसेक्सुअल में। ठीक ठीक, तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है आपको बात। वैसे नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड हेरिडिटी। दिस फिनोमेना इज हेरिडिटी, कि नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज हेरिडिटी। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो आप सोचो बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद जब बहुत सारे जनरेशन आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, हजारों साल बाद जब बहुत जनरेशन आगे बढ़ गए तो क्या होगा? हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, वैसे नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज आएगा, और चेंज और चेंज और चेंज और चेंज, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो बहुत बाद वाली जनरेशन में इतने चेंजेस आ गए होंगे कि वो फर्स्ट वाली जनरेशन से बहुत अलग लग सकती है, बहुत अलग लग सकती है। राइट, दिस इज इवोल्यूशन, दिस इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। समझ में आ रही बात? तो बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद की जो जनरेशन है वो इतनी डिफरेंट हो जाएगी पहले वाले से कि दोनों बिल्कुल अलग दिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशन हो गया है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। दैट इज इवोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन अलग हैं बट स्टिल दे आर रिलेटेड। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालना चाहूंगा, दैट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब रिप्रोडक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है, आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट स्टूडेंट्स, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वी ऑलरेडी नो। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो वेरिएशन होता है हर जनरेशन में, हर जनरेशन को बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, स्मॉल वेरिएशंस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन में वो थोड़े ज्यादा होते तो हर जनरेशन में थोड़े थोड़े वेरिएशन है, लेकिन पहले से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बट द पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वेरिएशन तो होते ही, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। और ये जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन के बाद, जो वेरिएशंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देंगे, जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल, बैक्टीरिया
तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। खैर हमसे तो बहुत पहले से रह रहा है ये अर्थ पे, हमसे तो बहुत ही पहले से रह रहा है, और दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो किस चीज के बने होते हैं? सेल। सेल। मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं, हमने पढ़ा ये सेल का बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। और स्टूडेंट्स वो जो न्यूक्लियस होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स। क्या नाम होता है इनका? क्या नाम होता है? कैन यू टेल मी दिस स्टूडेंट्स? यू मस्ट नो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बताएं आप मुझे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, राइट स्टूडेंट्स? उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, एंड दे आर एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट स्टूडेंट्स? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर ही बहुत कहानी चल रही होती है, लेकिन हमें डिटेल में इंटरेस्ट नहीं है। बट इन क्रोमोसोम्स के अंदर, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डीएनए होता है स्टूडेंट्स, डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स? डीएनए के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। और उस डीएनए के अंदर स्टूडेंट्स जीन्स होते हैं। अब ये जो जीन्स है ना स्टूडेंट्स, वो ही हमारे लिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली सेल्स के अंदर ये जीन्स होते हैं, और इन जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है? यही काम की चीज है स्टूडेंट्स। यही जो जीन्स होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनके कारण ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है स्टूडेंट्स की, जैसे मेरी बॉडी है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है? उन सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें फिर डीएनए होगा, और उसमें जीन्स होंगे। तो मेरे बॉडी के सारे सेल्स में स्टूडेंट जीन्स होंगे, ठीक है? और ये जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप ऐसा सोच सकते हो कि इन जीन्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेरी नाक कैसी होगी, मेरी आंख कैसी होगी, मेरी कान कैसे होंगे, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे स्किन का टोन कैसा होगा, मेरे हाथ कैसे होंगे, मेरे पैर कैसे होंगे, ये सारा इस जीन्स में कोडेड है स्टूडेंट। सिंपल टर्म्स में ऐसा सोच सकते हो कि सारा इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इन जीन्स में लिखा हुआ है समहाउ, ठीक है? तो मेरे बॉडी के सारे सेल्स में जीन्स है, उनमें ये इंफॉर्मेशन है। अब मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो मेरे जीन्स जो है उस नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, मेरे बच्चों में जाएंगे, राइट? तो होगा क्या कि मेरे जीन्स मेरे बच्चों में गए, नेक्स्ट जनरेशन में गए, तो मेरी जो जो प्रॉपर्टीज थी वो जीन्स जो है मेरे बच्चों में लेके गए, तो मेरे बच्चों में भी वही प्रॉपर्टीज आएंगी। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जीन्स काम करते हैं, और पेरेंट्स के ट्रेड्स बच्चों में ले जाते हैं। आज समझ में मेरी बात? तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, मेरे बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स में जीन्स हैं, उनमें मेरी सारी प्रॉपर्टीज कोडेड है। जब मेरे बच्चे होंगे तो वो जीन्स, मेरे बॉडी के जो जीन्स है वो उनमें जाएंगे, तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचेगी, और उनमें भी ज्यादातर प्रॉपर्टीज वैसी ही हो जाएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि these genes are responsible for inheritance, responsible for inheritance, ठीक है? इनके कारण ही ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? इसीलिए भी इनको यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मेरी बॉडी में जो जीन्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के जीन्स होंगे मेरी बॉडी में। जैसे कॉम्प्लेक्शन को लेके, मेरे स्किन का क्या कॉम्प्लेक्शन है स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ जीन्स होंगे, ठीक है? वो डिसाइड कर रहे होंगे कि मेरे स्किन का टोन क्या होगा, काला होगा, व्हाइट होगा। मेरे हाथ कैसे होंगे उसको डिसाइड करने के लिए जीन्स है, लेकिन दो जीन्स है। तो दैट इज द पॉइंट कि जीन्स वर्क इन पेयर्स स्टूडेंट्स। तो अब जैसे हाइट की बात करें, तो हाइट को डिसाइड करने के लिए, मेरी हाइट को डिसाइड करने के लिए दो टाइप की जीन्स है। एक टाइप के जीन्स को हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, और सपोज करो दूसरा टाइप का जो जीन है उसको हम स्मॉल टी को डिनोट कर सकते हैं। ये जो कैपिटल टी वाला जीन है वो मुझे लंबा बनाना चाहता है, टॉल बनाना चाहता है, और ये जो जीन है ये मुझे शॉर्ट बनाना चाहता है, ठीक है? तो मेरी हाइट को डिसाइड करने के लिए जो जीन है वो दो टाइप के, एक को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे को स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। ये जो है मुझे लंबा बनाना चाहता है, और ये जो है वो छोटा बनाना चाहता है, राइट स्टूडेंट्स?
और यहां पर ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिसेसिव जीन। ठीक है, क्या मतलब है इन दोनों का अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स आप सोचो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में हाइट कैसे डिसाइड होगी कि उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हम मेरी बात करें तो मेरे बॉडी में हाइट के 2 जीन्स होने हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो पहला जीन है हाइट का मेरे बॉडी में वो कैपिटल टी, और हो सकता है कि जो दूसरा जीन हो मेरे बॉडी में हाइट से रिलेटेड वो भी कैपिटल टी हो, वो भी कैपिटल टी हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे बॉडी में 2 जीन जो हाइट डिसाइड करने वाले वो दोनों कैपिटल टी टाइप के। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बॉडी में जो पहला जीन है हाइट डिसाइड करने वाला वो स्मॉल टी और दूसरा वाला भी स्मॉल टी। ऐसा हो सकता है कि मेरे बॉडी में पहला जीन जो हाइट वाला वो कैपिटल टी हो और दूसरा वाला स्मॉल टी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला स्मॉल टी हो और दूसरा वाला कैपिटल टी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हाइट के लिए 2 जीन्स होंगे। हो सकता है कि दोनों कैपिटल टी टाइप के हो, दोनों स्मॉल टी टाइप के हो, पहला कैपिटल टी टाइप का हो, दूसरा स्मॉल टी टाइप का हो, या फिर उसका उल्टा। और समझ लो स्टूडेंट्स कि अगर ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स ये वाले हैं तो उसकी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी। ये जो है वो लंबा करना चाहता है और ये छोटा करना चाहता है ऑर्गेनिज्म को, तो अगर दोनों ही ऐसे हैं जो कि उसकी हाइट को लंबा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों ये कैपिटल टी वाले जीन है तो ऑब्वियसली वो टॉल हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों ही स्मॉल टी वाले जीन है तो वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, शॉर्ट हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, वो छोटा होगा, उसकी हाइट कम होगी, राइट। समझ लो। लेकिन स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। अगर एक जीन जो है वो कैपिटल टी वाला है और एक जीन जो है वो स्मॉल टी वाला है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, तब उसकी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी स्टूडेंट्स। उस केस में आपको शायद ऐसा लग रहा होगी ना ज्यादा होगी ना कम होगी, बीच ही कुछ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। उस केस में हाइट जो है वो टॉल होगी। इन दोनों केस में भी ऑर्गेनिज्म की हाइट टॉल होगी। क्यों ऐसा है स्टूडेंट, देखो ये जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, ये जो जीन है वो रिसेसिव जीन है। तो रूल क्या होता है यहाँ पे कि अगर एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, जैसा कि इन दोनों केस में हो रहा है, एक जीन डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट जीन है वो अपनी चलाएगा और वही होगा जो वो चाहता है, तो इसलिए इस केस में टॉल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। इस केस में भी एक डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट जीन वही होने देगा जो वो चाहता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डोमिनेंट जीन में और रिसेसिव जीन में। हाँ, अगर दोनों ही रिसेसिव जीन है तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में वर्क करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। अभी कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे आपको और ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर सकते हो कि जो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे आप देखो इसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया, और रिसेसिव जीन को हमेशा टू डिफाइन ट्रेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। तो रिसेसिव जीन वैसा जीन है जो ट्रेट तब डिफाइन कर सकता है जब दूसरा जीन भी बिल्कुल उसके जैसा ही हो। अगर टाइप GENOTYP, और एक टर्म होता है यहाँ पे फिनोटाइप। Stop what you're doing for the next 30 seconds. Let me show you something I've never done before. मतलब होता है पैटर्न ऑफ जीन, पैटर्न ऑफ जीन या जीन पैटर्न बोल लो शॉर्ट में, पैटर्न ऑफ जीन। जैसे ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, तो ये पैटर्न है ना जिनका कि ऑर्गेनिज्म में जीन ऐसा है, टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो दिस इज जीनोटाइप। ये 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स। और फिनोटाइप होता है ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा, जैसे वो टॉल दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा, ये फिनोटाइप कह रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर ये जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है, ये दोनों जीनोटाइप्स है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है। समझ लो, ऐसे टर्म्स यूज होंगे इस चैप्टर। समझ में आएगा आपको स्टूडेंट, आप टेंशन मत ले। लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा जीन्स कैसे पेयर्स में वर्क करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, तो इनमें 2 लेडीज हैं स्टूडेंट्स, एक का जो हेयर है वो आप देख सकते हो ब्लैक है, दूसरे का जो है ब्लॉन्ड है स्टूडेंट्स। 2 टाइप के हेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स के हेयर किस कलर का होगा वो भी किसी जीन पे डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट्स। कोई जीन होगा जो डिसाइड करेगा, और वो जीन कैसे वर्क करेगा स्टूडेंट्स, पेयर में वर्क करेगा, पेयर में वर्क करेगा। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। तो आप सपोज करो स्टूडेंट्स की कलर ऑफ हेयर्स
को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसके जो दो फॉर्म्स है उसको मैं कैपिटल एच और स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्म है जिनका कैपिटल एच वो हेयर्स को ब्लैक बनाना चाहता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो है स्मॉल एच वो हेयर्स को स्टूडेंट्स कैसे बनाना चाहता है, ब्लॉन्ड। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये जो जीन है दिस इज डोमिनेंट जीन। और स्टूडेंट ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डोमिनेंट जीन था। कैसे समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको, कैसे बताओ, कैसे आपको समझ में आ रहा था कि ये डोमिनेंट जीन है? मैं लिखने के पहले भी टाइप के जीन होंगे, क्या तो दोनों स्मॉल एच के टाइप के होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, राइट? तो क्या मुझे बता सकते हो कि इन जीनोटाइप्स के लिए क्या फिनोटाइप्स होगा, क्या फिनोटाइप्स होगा? फेनोटाइप्स पूछ रहा हूं, मतलब क्या पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, मतलब हेयर्स कैसे होंगे, हेयर्स कैसे होंगे। फेनोटाइप का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी, तो इस केस में हेयर्स का कलर क्या होगा। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है जीन्स का किसी आदमी में तो उसके हेयर्स कैसे होंगे स्टूडेंट, आप मुझे बताया, बहुत आसान है स्टूडेंट। दोनों कैपिटल एच है और ये ब्लैक करना चाहेगा तो ब्लैक हेयर्स होंगे, ब्लैक हेयर्स होंगे। इस केस में कैसा होगा स्टूडेंट्स, दोनों स्मॉल एच है वो ब्लॉन्ड करना चाहेगा तो ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। और इस केस में क्या होगा, एक डोमिनेंट जीन है एक रिसेसिव जीन है, तो जो डोमिनेंट जीन चाहता है वही होगा स्टूडेंट्स, मतलब कैसा, ब्लैक हेयर्स। इस केस में भी एक डोमिनेंट जीन है एक रिसेसिव जीन है, तो जो डोमिनेंट जीन चाहता है वही होगा स्टूडेंट्स, मतलब ब्लैक हेयर्स स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आ रही है आपको बात स्टूडेंट, बड़े सिंपल। चलो इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछता हूँ स्टूडेंट्स कि सपोज करो एक लेडी है, आप देखो उसके इस टाइप के हेयर्स है, ब्लॉन्ड हेयर्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बता सकते हो कि उसमें कैसे जीन्स होंगे, क्या जीन का कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे द ओनली पॉसिबिलिटी इज स्मॉल एच, ठीक है, तभी ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, राइट, समझ में आ रही बात। Purple colored flowers. Now on cross laid the foundation of modern day genetics. We have seen so far that Mendel crossed a purple flowered plant with a white flowered plant. He then collected the seeds and grew new plants from them. Astonishingly, he found that all the offsprings had purple colored flowers. Now, on crossing these plants among themselves, Mendel surprisingly obtained 3 purple flowered plants and 1 white flowered plant. How could this be possible? Moreover, what could be the probable reasons for this? The first set of results were that all the plants in the first or F1 generation were with purple colored flowers. Here, the term F1 indicates the first filial generation. In this case, he considered color of the flower as a character. Did he cross pea plants having other characters too? Yes, he considered all the other characters like plant height, seed color, and so on. And then he found that only one character is expressed in the F1 generation. For instance, he crossed a pea plant having round seeds with the one having wrinkled seeds. In the F1 generation, he obtained all the plants having only round seeds. It implied that the offsprings are similar to only one of the parents and do not have any resemblance with the other. And this was seen for all the characters. Now, getting back to our example of flower color, Mendel obtained all the plants with purple colored flowers in the F1 generation. But this wasn't the case in the next step. When the offsprings from this F1 generation were crossed, one plant out of the 4 had traits just like the original parent that was considered. That means in this case, 1 out of the 4 had white colored flowers and 3 had purple colored flowers. With this, he concluded that characters are passed from one generation to the other. With the current knowledge we have, we know that this is due to the passing of genes. However, it was not known back then. Mendel named these as factors. So it was believed that there are factors which carry these traits from one generation to the other. But what about the disappearance of the trait in one complete generation? In the F1 generation, the trait of white-colored flowers was not seen at all. This was explained by Mendel in a very efficient manner. He explained that in organisms like the green peas, one factor is always expressed and it superpowers the presence of the other factor. We call these factors as genes
or alleles now. We will have a detailed look at what genes mean in our upcoming parts. But for now, let's focus on Mendel's work. In today's terms, Mendel said that some genes are always expressed irrespective of the other. These are called dominant genes. The others which are suppressed are referred to as recessive genes. So why did the recessive genes not express themselves in the F1 generation? And how did they get expressed in the F2 generation? Let's understand this with the help of a theoretical explanation of this cross. Let's consider letter P written in uppercase as the allele, that is factor in Mendel's terms, for the purple-colored flower. And the white-colored flower will be represented with the allele P written in lowercase. Now, the first cross included purple-flowered plant and a white-flowered plant. So this is how we can represent this crossing. Any idea why have we used the letter P twice here? It's simple. The green pea plant is a diploid plant. What does diploid mean? We have always come across the saying that humans have 23 pairs of chromosomes. That's because the chromosomes in us are always in pairs. Each set has one chromosome from each parent. This is nothing but the diploid nature. So when organisms have two sets of chromosomes, they are referred to as diploid organisms. Getting back to green peas, there are two sets of genes in it. That is why we use the letter twice to represent both the allelic forms. So here, PP written in uppercase will represent the purple color of flowers, while PP written in lowercase will represent the white color of flowers. Now in this cross, the gametes, which are nothing but the reproductive cells, will be formed like this, and the cross will yield us this result. How? This combination, this one, then this one, and this is the last one. These are the four possible combinations. Now, as you can see here, PP indicates that the offspring has one dominant and one recessive allele. In such a case, the plants will have only purple flowers, as the presence of one dominant gene is enough to express the trait. That is why all the plants have purple-colored flowers in the F1 generation. Now, can you guess why the ratio 3:1 is obtained in the F2 generation? Let's find that out with the help of a similar theoretical cross. Here, we take any two random plants from the F1 generation. Crossing these two, or even by carrying out the selfing process in a similar fashion, gives us this result. Now, as we can see here, these three offsprings have at least one dominant gene. That is the reason why each of these is a purple-flowered plant. Now, in this case, both the genes are recessive. That means no gene to dominate the trait. As a result, the plant expresses the recessive trait, that is, white-colored flowers. This was the simplest way to explain Mendel's results. Dominant genes are those which are expressed in both homozygous and heterozygous forms. On the other hand, recessive genes are those which can be expressed only when present in homozygous form. Hold on. Any idea what do we mean by homozygous and heterozygous? We know that the term homo means same and hetero means different. So homozygous means the set of genes are same, both either dominant or both recessive. For example, PP and PP are both homozygous forms. Heterozygous is exactly opposite of this. It simply means both the forms are different. So here, PP represents the heterozygous form, one dominant, one recessive. So, the dominant alleles are expressed in both homozygous and heterozygous forms, while recessive alleles can be expressed when present only in the homozygous forms.
This was just an introduction to Mendel's experiments. Let's have a look at one more example and a few more terms in genetics in the next part. Okay, Google. Is carried out. In this part, let's get introduced to a few more interesting terms in genetics. But before that, let's understand the cross of one more character and get thorough with it. Before beginning any such experiment, we need to make sure that the parents selected are homozygous in nature. So let's say we wish to cross two organisms with some trait named A. The dominant form should ideally be AA both in uppercase, while the recessive form has to be AA both in lowercase. Now, the recessive form will definitely be homozygous. Why? Yes, we know that the recessive character is expressed only when it's in the homozygous form. But the dominant character can have both the sets of alleles. So AA in uppercase as well as AA, one in upper and the other in lowercase, can give us a dominant case. So it could be homozygous or heterozygous. Now, how are we supposed to know whether the organism considered for crossing is homozygous or heterozygous for a particular character? For this, we have the concept of pure lines. Pure lines are nothing but the descendants obtained after inbreeding for several generations. Confused? Don't be. It's easy to understand this with an example. Let's say we have this particular breed of dogs. Both these have genes for a good coat on their skin, say C. So, both these dogs may have the genes CC both in uppercase or CC, that is, one in upper and the other in lowercase. On crossing these two dogs, we get these offsprings. Clearly, the genes are passed to this generation. Now, on crossing any of the two dogs from this same progeny, we get these offsprings. That means again, the same set of genes is passed to the next generation. Imagine this is done for a few more generations. What will be the result? The progeny at the end will have these genes conserved. But notice something interesting. As we keep crossing the individuals in the same family, the chances of obtaining the homozygous form is enhanced. This process of crossing individuals from the same family is called inbreeding. And offsprings obtained after inbreeding several generations are called pure lines. One of the advantages of using pure lines while beginning the experiment is to have an assurance that the organism is homozygous even for the dominant trait. Now, let's focus back on the cross we were about to carry out. This time, let's consider the character stem height in the pea plant. Here, we take a tall and a dwarf plant. Both these are pure lines. On crossing the parental generation, we get these offsprings in the F1 generation. Now, what will happen when we cross these two plants from the F1 generation? It will give us these results. Take a moment to go through this. So what we get is 3 tall plants and 1 dwarf plant. Isn't this the same ratio that Mendel obtained when flower color was considered as the character? Yes, it is. He had obtained 3 purple and 1 white flower in the F2 generation. Similarly, here we get 3 tall and 1 dwarf plant. Now that we've had a good idea about crossing, let me introduce 2 new terms to you. Trust me, they're very simple to understand. The 2 terms are phenotypic ratio and genotypic ratio. In this case, the phenotypic ratio is 3:1, that is 3 tall plants and 1 dwarf plant. And the genotypic ratio is 1:2:1. As we can see, 1 plant is homozygous for the tall trait, these 2 are heterozygous,
and this one is homozygous for the recessive trait dwarf. Any idea what these terms mean? Let's understand them first and then proceed with understanding the ratios. The features that can be seen or observed by us externally are called phenotypes. Pheno is a prefix that indicates an observable characteristic. We could clearly see in this case, 3 are tall and 1 is a dwarf plant. Hence, the phenotypic ratio is 3:1. What about the genotypic ratio? Let's take an example here. Stop what you're doing for the next 30 seconds. Let me show you something. About his genes. This tall guy can have the genes TT both in uppercase or TT, one in upper and the other in lowercase. We can't really predict it. So just by having a glance, we can't really guess if the individual is homozygous or heterozygous for height as the character. So the features of the genetic level which cannot be observed are called genotypes. In simple words, the physical expression of the genes giving rise to the particular observable traits can be termed as phenotype. On the other hand, genotype can be defined as the set of genes that give rise to a particular trait. That is the genetic makeup of an organism. So, the trait that's visible to us is the phenotype, and what genes the organism has for that trait is the genotype. For example, if this boy has black eyes, then the eye color seen by us is the boy's phenotype, and the genes that he has inherited from his parents, which are not seen by us, are a part of his genotype. Now, getting back to our experiment, how do we understand the genotypic ratio? Well, as we can see, we have 1 homozygous tall plant, 2 heterozygous tall plants, and 1 homozygous dwarf plant. So, the genotypic ratio is 1:2:1. Now, we are all well versed with the crosses and also a few important terms in genetics. Take a moment to go through these important terms once. Let's now move ahead and understand Gregor Mendel's experiments further. So far, we've seen how Mendel crossed plants and studied one character at a time. Do you think he always crossed only? How is a dihybrid cross, that is a cross involving 2 characters at a time, carried out then? And what about the dihybrid ratio? बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको बार बार पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक कि आप उसको सीख बिल्कुल अच्छे तरीके से ना जाएं। आपको बहुत सारी चीजें मैंने मेंडल कंट्रीब्यूशन में पढ़ा दिया है। आपको मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हाइब्रिड क्रॉस जब हमने कंप्लीट किया, मतलब कि जितने भी कुछ लोगों का ये डाउट था, इसके फॉर्म्स अलग अलग होते ट्रेट है, तो आई होप जिसका ये डाउट था उसको ये पता था 3:1। और वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था और रेसेसिव में हमने एक साथ क्रॉस करवा फर्टिलाइज कराया जाता, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर आप जो ये दोनों कैरेक्टर, जो 2 कैरेक्टर आप ले रहे हैं, उसका कंट्रास्टिंग भी आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने हाइट का लिया था तो आपने टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट लिया था, उसी का रेसेसिव भी आपने लिया। सेम वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस नाउ, तो ये मैंने आपको समझाया कि अ क्रॉस इन बिटवीन द 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा, जब हम इन्हें ब्रीड कराते हैं एक ही समय पर, जिसे आप कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या होगा
अगर पी प्लांट के दो डिफरेंट कैरेक्टर को एक साथ ब्रीड करवाया जाए तो क्या आते नहीं है, क्योंकि पेपर में इतनी जगह नहीं है और इतना दिमाग क्यों लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैसे करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिया इनने, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनने दो कैरेक्टर लिए हैं, ध्यान से समझिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनने दो कैरेक्टर क्या लिए हैं, एक लिया है सीड का कलर, डोमिनेंट कलर होता है पी के सीड का येलो, तो रेसेसिव क्या होता है ग्रीन। ठीक है, उसके बाद पी का जो कलर है ध्यान समझिएगा, शेप लिया है इनने, शेप में इनने लिया है राउंड, तो इनने रेसेसिव में क्या लिया है रिंकल्ड। ठीक है, तो इनने शेप और कलर के दो कैरेक्टर लिए हैं, शेप और कलर में शेप लिया है राउंड और उसका रेसेसिव लिया है रिंकल्ड, कलर लिया है येलो, उसका रेसेसिव लिया है ग्रीन। ठीक है, तो आप देखिए कि इस क्रॉस में बेटा हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ फ्यूज करा रहे हैं, दोनों के डोमिनेंट होंगे और दोनों का रेसेसिव होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा आप, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ, क्योंकि एक ब्लैंक स्लाइड है। ठीक है, देखिए Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that समझिएगा, बिल्कुल सब लोग इधर आ जाइए। हमने लिया येलो और राउंड, ठीक है, सब लोगों को समझ में आया कि वाई जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है येलो, और कैपिटल आर क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल आर इंडिकेट कर रहा है राउंड। तो हम लोगों ने जो बीज लिया वो येलो कलर का था और राउंड शेप का था। ये कौन से कैरेक्टर हो गए, ये हो गए डोमिनेंट कैरेक्टर। यहीं पर इसका कंट्रास्टिंग मतलब रेसेसिव लेना पड़ेगा। रेसेसिव लेने के लिए बेटा हमने लिया स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्योंकि रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, बहुत बार आपको बता चुकी हूं मैं। तो रेसेसिव हमने ले लिया, सेम कैरेक्टर, शेप लिया राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, जैसे बुढ़ापे में झुर्री पड़ जाती है वैसे मटर में भी झुर्रियां हो सकती है, बुढ़ापा नहीं है, उसका शेप ही ऐसा है। कलर हमने डोमिनेंट में लिया येलो और रेसेसिव में लिया ग्रीन। ठीक है, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस, हमेशा आप 50% कैरेक्टर ही एक पेरेंट से ले सकते हैं। तो आपने ध्यान से समझना है सबको कि हमने यहां से क्या ले लिया, यहां से हमने एक ले लिया सिंगल वाई। ठीक है, हमने ले लिया यहां से एक सिंगल वाई। ठीक है, ये ले लिया, आ गई ये। यहां से हमने ले लिया एक सिंगल आर। ठीक है, और यहां से भी हमने ले लिया एक सिंगल आर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में, सब लोग देखिएगा कि F1 जनरेशन है, ये जनरेशन नंबर पहली। F1 जनरेशन में हमको जितने भी बीज मिल रहे हैं 100% बीज कैसे हैं, येलो और कैसे हैं राउंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। हमें ये पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितना कैरेक्टर फ्यूज करा रहे हैं बेटा, 2। हम ले रहे हैं येलो और राउंड और रेसेसिव में ले रहे हैं ग्रीन और रिंकल्ड। हम ये जानते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में से और इन दोनों कैरेक्टर में से हम सिर्फ 50-50 कैरेक्टर ही 50-50% कैरेक्टर ही ले सकते हैं। तो इससे हमने सिंगल वाई ले लिया और इससे हमने सिंगल वाई ले लिया। तो अब हमारे पास 50% कैरेक्टर किसका आ गया, कलर का आ गया इससे, और 50% कलर का कैरेक्टर आ गया इससे। सेम विद द शेप, शेप की अगर हम बात करें तो 50% शेप का जीन आ गया राउंड और 50% आ गया रिंकल। पर हम जानते हैं कि कहीं भी डोमिनेंट जीन होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। F1 जनरेशन में हमें जितने भी बीज मिले वो सब कैसे मिले बेटा, देखो सब मिले येलो कलर वाले, क्योंकि इस पे कैपिटल वाई था, और 100% बीज मिले हमें राउंड शेप वाले। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, देखिए जो कि है कैपिटल आर, इसलिए राउंड शेप वाले मिले। तो यहाँ पर जितने बीज मिले हमको वो कैसे थे, येलो और राउंड। डन, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट मी रब दिस। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए क्या बोलना चाहता है ये। अब देखिए तो F1 जनरेशन में जो हमने आपको बताया वही मिला है, सारे राउंड और येलो बने हैं। 50% कैरेक्टर लिया है इससे और 50% कैरेक्टर लिया है इससे। आपने दो सिमिलर जीन मतलब वाई वाई को एक साथ रख दिया और आर आर को एक साथ रख दिया। बिल्कुल जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ध्यान से
देखिएगा। तो आपने F1 जनरेशन में आपको सारे बीज कैसे मिले, येलो और राउंड वाले मिले, पर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिखाया था ना कि जनरेशन ऐसी हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा F2 और F3 जनरेशन में कहानी बदल जाती है। चलिए अब इसको हमें क्या कराना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या कराना है हमें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सब लोग इधर आ जाइए। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है, F1 जनरेशन में हमें मिला है, F1 जनरेशन में यहाँ लिख रही हूँ, ये कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। F1 जनरेशन में हमें ये मिला है, ये क्या है, 100% क्या है, राउंड, 100% है राउंड और 100% है येलो। ये चीज हम लोग सीख गए, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें बच्चों, अब इसे हमें करना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या करना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक रूल बता रही हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपको एक रूल अप्लाई करना है। सब लोग देखिए, रेड कलर से लिख रही हूं मैं, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। 13, 23, 14, 24, ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर आप रूल अप्लाई करिए, 13, 23, 14, 24 रूल, ठीक है। 13, 23, 14, 24 रूल क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, 13, 23, 14, 24 जो रूल है वो हमको ये बताता है कि पहले का तीसरे से फ्यूज करिए, ठीक है। पहले का किससे करिए, तीसरे से फ्यूज करिए। जब फर्स्ट का थर्ड से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इसके लिए आपको स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है मतलब सेम येलो और राउंड पौधों को, ठीक है, जिसके पास येलो बीज है और राउंड शेप का है, सेम उसी प्लांट वाले जो येलो राउंड बीज वाला प्लांट है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेम जीन को सेम जीन से फर्टिलाइज करना है, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 13, 23, 14, 24 रूल लगा रहे हैं। देखिए कैसे, 13 पहले का तीसरे से, ठीक है, 23 दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से किया तो आपने ये बिना, 14 पहले का चौथे से, ठीक है, पहले का चौथे से करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा, ठीक है। फिर दूसरे का चौथे से करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। अब देखिए आप ध्यान समझिए कि जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो आपको कितने गैमीट मिलेंगे, कितने पेयर मिलेंगे जीन्स के, 4, 1, 2, 3, 4। कैसे आए ये आए 13, 23, 14, 24 रूल से। ये क्यों लगाया हमने, ताकि हमें एक बड़ा सा पुनेट स्क्वायर अभी ना बनाना पड़े, हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 13, 23, 14, 24 रूल आपने किस में लगाया, जो आपको F1 जनरेशन में गैमेट्स मिले थे, जो रिजल्ट आपको F1 जनरेशन में मिले थे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में अगर आप इसको सेम चीज से क्रॉस कराते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब कि सेम जीन को सेम जीन से क्रॉस कराना, वो लंबा प्रोसेस जाता है। इसलिए मैंने आपको 13, 23, 14, 24 रूल बताया। 13, 23, 14, 24 रूल मतलब पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से। अब क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इतने को आप क्या मान लीजिए, मेल, ठीक। कहा क्या बताया था आपको, पुनेट स्क्वायर। और नीचे वाले को आप क्या मान लीजिए, फीमेल। अब आपको क्या कराना है, ये जो आपको 4 जीन वाले पौधे मिले, एक पौधा कैसा है, येलो राउंड वाला, एक पौधा कैसा है आपका, ग्रीन राउंड वाला, एक पौधा कैसा है आपका, येलो और राउंड, येलो और रिंकल्ड वाला, और एक पौधा कैसा है आपका, ग्रीन और रिंकल्ड वाला। इसका मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये है कि हमको मिले टोटल कितने पौधे मिले, हमको 4 पौधे मिले। और ये चारों पौधे जो हैं इनका आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराइए फिर से, तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान समझिए, अब ये जो रिजल्ट आएंगे आपकी, यही होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान समझिएगा, यही चीज आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी की थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करा था, पर वो छोटा था, इसलिए लोगों को आसानी से वो समझ में आ जाता। इससे इसको फ्यूज कराइए, ठीक है, ओके, इससे इसको फ्यूज कराइए। इस तरीके से सेम रिजल्ट आएंगे आपके, सेम कंडीशन विद दिस, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आपने 13, 23, 14, 24 रूल लगाया तो आपको 4 गैमीट मिले, वहां पूरे इससे और इसका हाइब्रिड क्रॉस सॉल्व कर सकते हैं।
गैमीट मिले, ये 4 गैमीट बनाने के लिए रिजल्ट क्या मिलता है। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए, सब लोग देखेंगे क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो F1 जनरेशन में हमको मिला राउंड और येलो। जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो हमें ये 4 गैमीट मिले। ये 4 गैमीट बनाने के लिए आपने कौन सा रूल निकाला बेटा? इसमें हमने रूल निकाला 13, 23, 14, 24। ये याद रखना, बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। इसको अप्लाई करेंगे तो आप कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस सॉल्व कर सकते हैं। तो F1 में जो जनरेशन मिला इस पर ही आपको 13, 23, 14, 24 रूल निकालना है। तो 4 गैमीट आपको मिल जाएंगे। 4 को, एक को मान लीजिए आप फीमेल और एक को मान लीजिए मेल, ठीक है। जब एक को मेल और एक को फीमेल मान लेंगे और आपको क्रॉस कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया। ये पुनेट स्क्वायर ऐसा बनाया, आप सीधा भी बना सकते हैं। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या रेशियो आएगा वो मैं अब आपको समझाती हूँ। देखिए, अब आप 4 जीन को कैलकुलेट करिए, कितने बीज आपको यहाँ पर येलो और राउंड दिख रहे हैं। चलिए आइए गिने। ये एक दिख रहा है येलो एंड राउंड। वाई हम लोग इसको एक गिने क्योंकि इसमें 2 कैपिटल वाई है, 2 कैपिटल आर है, डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस होगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो जिसमें भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर होंगे वो राउंड और येलो हैं। तो देखिए किसमें किसमें है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 9। तो टोटल हमारे पास येलो और राउंड कितने हैं? 9, ठीक है। आप गिन लीजिए, आप बिल्कुल फ्री टू काउंट, ठीक है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि कितने हमारे पास येलो और रिंकल्ड हैं, ठीक है। येलो और रिंकल्ड के लिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इससे। येलो और रिंकल्ड गिनिए, किसके पास कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर हैं, क्योंकि अगर रेसेसिव एक्सप्रेस होगा तो उसके लिए 2 स्मॉल जीन्स को ही आना पड़ेगा। एक भी कैपिटल हुआ तो वो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो देखिए किसके पास एक कैपिटल वाई और 2 स्मॉल आर हैं, या 2 कैपिटल वाई 2 स्मॉल आर हैं। एक तो हो गया ये 1, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया 2, और तीसरा हो गया ये। शेप बने हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो येलो और रिंकल्ड कितने हो गए? 3, ठीक। अब हम लोग गिनेंगे कि कितने हमारे पास ग्रीन और राउंड है। चलिए देखिए ग्रीन और राउंड कितने हैं। एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। शेप से ही समझ में आ रहा है। तो ये हो गए 3। लास्ट में हमें ये समझना है कि कितने हम लोगों के पास रिंकल्ड और ग्रीन है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक रिंकल्ड और ग्रीन होता है। समझ में आई बात? तो शेप को देखने से हमें ये समझ में आया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं? राउंड और येलो। टोटल 3 होते हैं येलो और रिंकल्ड। टोटल 3 पार्ट को फीमेल। यहाँ पर आपके चारों गैमीट लिख दीजिए कौन कौन से बने हैं और सेम को फ्यूज करा लीजिए। किया क्रॉस वाले पौधों से फिर से सेल्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको मैं दे रही हूँ कैरेक्टर, ध्यान समझिएगा कि ये कैरेक्टर मैं आपको दे रही हूँ और राउंड, ये है डॉर्फ, ठीक, और ये है रिंकल्ड। अब इनमें आपको सॉल्व करना है और डाइहाइब्रिड